छोटे दल, बड़े राजनीतिक दल सब जोर आजमाइश में जुट गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? हर दल अपनी अपनी स्थितियों को, अपने अपने जमीनी राजनीतिक हैसियत को नापता है। एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, जो सहयोगी दल है उनका अपनी डफली, अपना राग, लगातार वो भी अपने तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं। इस ताजा मामला को आप कैसे देखते हैं? उत्तर प्रदेश में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, यानी सपा और कांग्रेस, दूसरी तरफ भाजपा और उनके सहयोगी दल एनडीए, और एक तीसरी तरफ अगर हम देखें तो बसपा भी जो राजमाइश की तैयारी कर, वो वैसे भी चुनाव में उतर गए हैं। दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया छोटे छोटे दलों को मिला के लोक मोर्चा तैयार कर रखा है। आपको क्या लगता है कि 2026 के पंचायत चुनाव कितना प्रभावित कर पाएंगे? सवाल ये नहीं है कि ओवैसी पंचायत चुनाव में कितने सफल या असफल होंगे, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये किसको डेंट पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी हलचल तेज हो गई है। यह यूं कहें कि एक बार फिर से सियासी गहमा गहमी अपने चरम पर है और इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी नहीं हो रही है, बल्कि तैयारी हो रही है पंचायत चुनाव को लेकर, क्योंकि गांव की सरकार बनानी है और चुनावी मैदान भी लखनऊ की विधानसभा नहीं बल्कि गांव की चौपालें और पंचायत भवन है। दरअसल पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज हैं। सभी छोटे और बड़े राजनीतिक दल अपने अपने तय राजनीतिक तैयारियां भी करने में जुट गए हैं। सभी नेता भी कमर कस चुके हैं। सभी अपनी रणनीति और महत्वाकांक्षाओं को भी जाहिर कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित विक्रम और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम संवाद, जहां हमारे साथ मौजूद है संदेशवाहक अखबार के स्थानीय संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी जी। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये रहेगा पंचायत चुनाव को लेकर कि यूपी में गांव की सरकार बनाने को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। छोटे दल, बड़े राजनीतिक दल सब जोर आजमाइश में जुट गए हैं। आप कैसे देखते हैं इसे? देखिए अमित जी, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे ज्यादा यहाँ विधानसभा सीटें हैं। स्वाभाविक है, और कृषि प्रधान राज्य भी। ऐसे में गांव की अहमियत और गांव में लोकतांत्रिक प्रणाली से सरकार बनाने की, स्थानीय प्रशासन बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी चुनाव आयोग के पास भी होती है। और यहीं पर हर दल अपनी अपनी स्थितियों को, अपने अपने जमीनी राजनीतिक हैसियत को नापता है। एक तरीके से ये तराजू है उनके लिए। और आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक क्रिकेट का अंतर्राष्ट्रीय मैच के पिच की तरह है कि वहां अगर आपको खेलना है, अगर आप सत्ता के शिखर पे जाना चाहते हैं राज्य के, तो आपको घरेलू पिच यानी ग्रामीण क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करानी। तो चाहे वो भाजपा हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, चाहे अन्य छोटे दल जो राजनीतिक आधार पर अपना विस्तार करने की सोच रहे हैं, तो ये सारे दल मिल करके गांव की सरकार बनाने की कोशिश करते हैं अपने दल की। निश्चित रूप से 2026 में ग्राम पंचायतों का चुनाव होना है और 2027 में विधानसभा का चुनाव। तो ऐसी स्थिति में हर आदमी अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगा हुआ है। अब रही बात मुकाबले की कि किसमें किसका, किन किन लोगों में मुकाबला होना है, तो स्वाभाविक है हर दल चाहता है कि हम कहीं न कहीं अपनी इस पोजीशन को मजबूत करें जहां हम सियासत में और सत्ता में अधिक से अधिक भागीदारी कर सकें। सपा भी जुटी हुई है अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर के, भाजपा अपने राजनीतिक एजेंडे को लेकर जुटी हुई है, कांग्रेस बसपा का अपना राजनीतिक एजेंडा है और छोटे छोटे दलों का अपना राजनीतिक एजेंडा है। हर दल अपने अपने राजनीतिक एजेंडे के साथ गांव में जुटने लगे। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात इसमें यह होती है
कि ग्राम प्रधानी का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है। ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का मामला तो अलग है, पार्टी सिंबल पे। हाँ, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्प होता है। और आप देखिए कि अभी आरक्षण डिसाइड नहीं हुआ है, अभी परिसीमन की बात चल रही है। उसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में जब आप जाएंगे तो वहां अभी से ग्राम प्रधानी के दावेदार हाँ उभर रहे हैं, वो अपना पोस्टर बैनर लगा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं। यही हाल कमोबेश ब्लॉक प्रमुखों का भी के संभावित दावेदारों का भी है, या जो अपने को सिद्ध करना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष या जो बड़ी पार्टियां हैं वो हमारे पीठ के पीछे आ जाए, हमारे ऊपर हाथ रख दें। तो इस तरीके से एक पूरा माहौल बनने लगा है। और इस माहौल को सबसे ज्यादा तेजी दे दी है चुनाव आयोग ने। भाई 18 जुलाई से उनका मतदाता कार्यक्रम शुरू हो जाएगा और कमोबेश अगले साल अधिसूचना भी जारी कर देंगे। और ये चुनाव मार्च अप्रैल हाँ, पूरा माहौल, यानी गांव की सरकार बनाने के लिए हर दल अपनी अपनी तैयारी में लगा हुआ है। ऐसा में सर दूसरा प्रश्न ये है कि एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो, जो सहयोगी दल है उनका अपनी डफली, अपना राग, लगातार वो भी अपने तरीके से चुनाव को लेकर तैयारियां भी कर रहे हैं। इस ताजा मामला को आप कैसे देखते हैं? क्या चुनावी समीकरण होगा पंचायत चुनाव में पार्टियों का? देखिए अमित जी, इसको दो तरीके से आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ इंडिया गठबंधन है, यानी सपा और कांग्रेस, दूसरी तरफ भाजपा और उनके सहयोगी दल है, एनडीए, और एक तीसरी तरफ अगर हम देखें तो बसपा भी जो राजमाइश की तैयारी कर रही है। लेकिन मुकाबला माना जा रहा है कि सपा भाजपा के बीच में हो सकता है, मुख्य तौर से हो सकता है। हालांकि ये ग्राम पंचायत या गांव की सरकार बनाने में क्या होगी स्थिति, ये बहुत कुछ क्लियर हम नहीं अभी से कह सकते हैं, क्योंकि बहुत कम मार्जिन से चुनाव हारना जीतना हो जाता है। बहुत कम मार्जिन से चुनाव हार जीत होती है। तो इसमें क्या है कि इंडिया गठबंधन के साथ जो सहयोगी दल कांग्रेस जुड़ी हुई है वो लगातार इस बात को कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव वो अकेले लड़ना चाहते हैं। इसी तरह से भाजपा के जो सहयोगी दल हैं, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, चाहे अपना दल यश हो, ये इन लोगों ने भी कह दिया है कि हम अलग चुनाव लड़ेंगे। इनका एजेंडा साफ है कि हम इसलिए चुनाव अलग लड़ेंगे क्योंकि हम को अगर गठबंधन में लड़ते हैं तो हमें सीटें बहुत कम मिलेंगी, और अगर सीटें कम मिलेंगी तो हमें हमारी असली सियासी जमीन क्या है हमारी ये पता नहीं चलेगा। तो इनके तर्क ये, इसी तर्क के आधार पर ये दोनों, मतलब एक तरीके से देखिए तो चुनाव किसी दो पार्टियों के बीच में ना हो करके, ग्राम पंचायत का या पंचायत के चुनाव किसी दो पार्टियों के बीच में ना हो करके एक तरीके से बहुदलीय चुनाव, हर दल अपनी जो राजमाइश कर रहा है। अब इसका नुकसान और फायदा क्या हो सकता है गठबंधन दलों को, विशेषकर सपा और भाजपा। सपा के साथ कांग्रेस नहीं जा रही है, अकेले लड़ रही है। कांग्रेस और सपा के जो सबसे महत्वपूर्ण वोट बैंक कहें तो मुस्लिम हैं, यादव हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस के साथ लोकसभा चुनाव में दलित भी जुड़े। बिल्कुल। तो कांग्रेस का ये मानना है कि लोकसभा चुनाव में दलित और मुस्लिम का वोट अगर खिसका नहीं, दलित हमारे साथ है, और अगर सपा का वोट बैंक मुस्लिम खिसका नहीं तो उसके पीछे हम जिम्मेदार, यानी हमारी जब हम अगर नहीं होते तो उनका वोट बैंक खिसक गया होता। बहुत
इस मामले में अगर देखें आप तो पिछला रिकॉर्ड तो मुस्लिमों ने जबरदस्त वोट दिया भी है सपा और कांग्रेस गठबंधन को। इसी के कारण लोकसभा चुनाव में वो 37 सीटें और 6 सीटें जीत सके थे। कांग्रेस से बयानबाजी भी इसी तरीके से आ रही है कि हम पंचायत चुनाव अकेले लड़ेंगे और केवल अच्छा वो डायरेक्ट मुस्लिमों को संदेश भी दे रहे हैं और इसके लिए बाकायदे कांग्रेस तैयारी कर रही है। गांव स्तर पे वहां जा रहे हैं और अपने एजेंडे को जनता तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सपा, ऐसा नहीं कि सपा पीछे चल रही, सपा ने ये मान लिया है कि लोकसभा चुनाव में उनका जो विनिंग फार्मूला था वो पीडीए था। इसी पीडीए को वो आगे बढ़ा रहे हैं सपा प्रमुख, और इसी आधार पर वो अपने कार्यकर्ताओं को और अन्य जो पदाधिकारी हैं उनको ग्रामीण क्षेत्रों में भेज दिया। अब ये ऐसा इसके साथ दो चीजें और सपा प्रमुख ने की। एक चीज कार्यकर्ताओं को ये समझाया है कि सत्ताधारी दल यानी भाजपा की उस गतिविधि पर भी गौर रखा जाए कि आरक्षण को लेकर के, सीटों के आरक्षण को लेकर के कोई गड़बड़ी न कर सके। दूसरे, इन्होंने जाति सर्वेक्षण का भी एक संदेश दे रहे हैं कि हम जाति जनगणना, अगर सरकार ने जाति जनगणना कराने की बात स्वीकार की है तो उसका श्रेय हमको जाता है, कांग्रेस भी ये श्रेय ले रही। तो एक तरीके से गांव में सपा अपने पीडीए के फार्मूले का इस्तेमाल करने के साथ साथ अपने रणनीतिक फार्मूले का भी इस्तेमाल कर रही है, जिसमें आरक्षण और जाति सर्वेक्षण दोनों शामिल हैं। अब रही भाजपा की बात। भाजपा गांव में दूसरे तरीके से एक्ट कर रही है। चूंकि सत्ताधारी दल है तो उसके पास योजनाएं रही हैं, केंद्र की भी योजनाएं रही हैं, राज्य की भी योजनाएं रही हैं। तो इन्होंने ये सक्रियता दिखाई है गांव में कि अपने कार्यकर्ताओं को कह दिया है कि उन योजनाओं को पहुंचाइए, और साथ साथ जिन ग्रामीणों को जो पात्र हैं और जिन्हें योजनाओं का लाभ नहीं मिला उनको योजनाओं का लाभ दिलाइए। तो इसके लिए इन्होंने अपने पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को नियुक्त कर दिया है। स्वाभाविक है। अच्छा, इसमें भी इनका जो अपना पीडीए है भाजपा का, पिछड़ा, दलित, अगड़ा या आधी आबादी, गांव में भाजपा ने आधी आबादी पर फोकस किया है, महिलाओं। ये फोकस इसलिए किया है कि इसमें जाति और धर्म का बंधन नहीं है। यहां हम जातिवाद के आधार पर चुनाव भाजपा नहीं लड़ना चाह रही। क्यों? क्योंकि राजभर अलग अपनी जाति को लेकर के काम कर रहे हैं, निषाद पार्टी जाति के आधार पे काम कर रही है, और ये अनुप्रिया पटेल वो अपनी जाति के आधार पर राजनीति कर रही हैं ग्राम पंचायतों में या पंचायत चुनाव में। ऐसे में भाजपा की राजनीति या रणनीति ये है कि हम योजनाओं के द्वारा और दूसरे आधी आबादी पर फोकस करके हम इस जो जातिवादी समीकरण है उनको डेंट पहुंचाए। और तीसरा, उन्होंने हिंदुत्व का नारा, हिंदुत्व का जो एजेंडा है उसको भी सामने रखा है। और यही वजह है कि बार बार सीएम योगी अक्सर हिंदुओं को एकजुट होने की बात करते हैं। वो बार बार इस बात को कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे नेक रहोगे। तो ये जो संदेश है कि जातिवादी जो समीकरण है उनको भाजपा 3 तरीके से काटना चाहती है। एक, आधी आबादी पर फोकस करके, दूसरा हिंदुत्व के एजेंडे पे, और तीसरा
अपनी योजनाओं के आधार पर। तो ये इस तरीके से इनका पूरा का पूरा संचालन हो रहा है। अब इसी में राजभर की एक नई राजनीति भी समझने की जरूरत है। राजभर पिछले दिनों सीएम योगी से मिले और उन्होंने ये बात रखी उनके सामने कि ओबीसी और एससी यानी शेड्यूल अनुसूचित जाति को जो आरक्षण मिला है उस आरक्षण में बंटवारा किया जाए, कोटे में कोटा निर्धारित किया जाए ताकि अति पिछड़ी और सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को उसका लाभ मिल सके। अभी तक ऐसा लाभ कुछ चुनिंदा जातियों को ही मिल रही है या मिल रहा है। इसके लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का हवाला भी दिया। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है कि भाई कोटे में कोटा दिया जा सकता है, जो लोग हाशिए पर हैं उनको इसमें शामिल किया जा सकता है। इसके पहले सबसे पहले ये एक मुद्दा यूपी में चला था जिस समय राजनाथ मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो उस समय एक सामाजिक न्याय समिति बनाई गई थी और उसमें कोटे की बात की गई थी कि ओबीसी कोटे को 3 भागों में बांट दिया जाए। जो पिछड़ी जातियां हैं उनको उसमें 7% आरक्षण कर दिया जाए, जो अति पिछड़ी हैं उनको 9% कर दिया जाए और जो सर्वाधिक पिछड़ी जातियां हैं उनको 11% आरक्षण दे दिया जाए। इस तरीके का विभाजन सामाजिक न्याय समिति ने पेश की थी। और ये रिपोर्ट, हालांकि तब तक सत्ता बदल गई, भाजपा की जगह सपा और बसपा की सरकारें आ गई, तो ये ठंडे बस्ते में चला। इसी मुद्दे को लेकर के राजभर वहां जाते हैं, दबाव बनाते हैं, एक तरीके से दबाव की राजनीति कि नहीं आरक्षण करिए इसी मुद्दे पर, नहीं तो हम चुनाव लड़ेंगे। और 2017 में जब फिर से भाजपा आई तो सामाजिक न्याय समिति की ये रिपोर्ट सामने रखी गई और उसे केंद्र के पास भेजा भी गया। हालांकि अभी इसमें कोई डिसीजन नहीं हुआ। तो राजभर अपने इस एजेंडे के थ्रू पूरी तरह से दबाव बनाने की कोशिश में है कि हम इस अगर सरकार से ओबीसी एजेंडे के आधार पर आरक्षण में बंटवारा करा देते हैं तो हम एक व्यापक जनाधार तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं, अपनी जातियों को संदेश पहुंचा सकते हैं और रिजल्ट मिल सकता है। पूर्वांचल में 3 दलों का ज्यादा प्रभाव भी है। निषाद पार्टी का, राजभर भी, राजभर की जो सुभाषपा है ओम प्रकाश राजभर की, वो संजय निषाद की निषाद पार्टी और अनुप्रिया पटेल की अपना दल। तो पूर्वांचल की ये सारी जो इन प्रभाव है उसमें जाति समीकरणों के आधार पर ये तीनों दल भले सहयोगी हैं, चुनाव अलग से लड़ना इसलिए चाहते हैं ताकि अगर उन्हें अधिक सीटें मिलती हैं पंचायत चुनाव तो वो विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगी या बड़े भाई भाजपा पर दबाव बना करके अतिरिक्त सीटें या अधिक सीटें विधानसभा की ले सके। कुल मिलाकर प्रेशर पॉलिटिक्स। एक सर सवाल ये भी उठता है कि ओवैसी भी चुनाव में उतर गए हैं, दूसरी तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य एक नया छोटे छोटे दलों को मिला के लोक मोर्चा तैयार कर रखा है। आपको क्या लगता है कि 2026 के पंचायत चुनाव कितना प्रभावित कर पाएंगे? देखिए अमित जी, ओवैसी बिहार में विधानसभा चुनाव में ठीक ठाक सफलता प्राप्त कर चुके पिछली बार, और ओबीसी यूपी में भी चुनाव लड़ते रहे हैं। ओबीसी की पार्टी वो पंचायत चुनाव में भी इस बार लड़ने की तैयारी कर रहा है। इसका ऐलान भी कर दिया गया। सवाल ये नहीं है कि ओबीसी पंचायत चुनाव में कितने सफल या असफल होंगे या ओबीसी की पार्टी कितनी सफल या असफल। सबसे बड़ा सवाल ये है
कि ये किसको डेंट पहुंचाएंगे, किसको नुकसान पहुंचाएंगे। ओवैसी चूंकि मुस्लिमों की हमेशा बात करते हैं, एक कायदे से देखा जाए तो मुस्लिम चेहरा अपने को बनाने की हमेशा कोशिश किया ओवैसी ने। उसका फायदा कई जगह पर यूपी विधानसभा चुनाव में और निकाय चुनाव में भी इनको देखने को मिला, जहां सपा भी पीछे दिखी। तो जब ये यूपी में पंचायत चुनाव में शिरकत करेंगे या आएंगे या लड़ेंगे, तो इसका इससे क्या होगा कि वोटों का बिखराव होगा, एंटी बीजेपी वोटों का बिखराव होगा, मुस्लिम वोटों का बिखराव, सबसे ज्यादा मुस्लिम वोटों का बिखराव। और कहीं न कहीं यूपी में मुस्लिमों का एक धड़ा ऐसा भी है जो ओवैसी की पॉलिटिक्स को बहुत पसंद करता है। जी बिल्कुल। तो वो जो पसंद करने वाले लोग हैं, जो सपा से संतुष्ट नहीं है, जो कांग्रेस से भी संतुष्ट नहीं है, जो बसपा से भी संतुष्ट नहीं, वो ओवैसी को एक विकल्प के रूप में देखते हैं। और स्वाभाविक है कि जब ये मुस्लिम वोटर्स वोट कटेंगे तो उसका सबसे ज्यादा नुकसान सपा को होगा, कांग्रेस को होगा और बसपा को होगा। अब रही बात, अब भले ओवैसी को ना फायदा मिले, लेकिन ये नुकसान तो जरूर पहुंचाएंगे। रही बात लोक मोर्चा की, स्वामी प्रसाद मौर्य पिछले दिनों लोक मोर्चा 9 छोटे दलों को मिला करके इन्होंने लोक मोर्चा का गठन किया और खुद अपने को मुख्यमंत्री चेहरा घोषित कर दिया कि इन दलों की अगर सत्ता आती है विधानसभा चुनाव में तो मुख्यमंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य होंगे। और सारे दलों ने, जो छोटे दल हैं, सर्वसम्मति स्वीकार कर लिया। ये पंचायत चुनाव में कितना प्रभाव डालेंगे, इसको समझने के लिए उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के एजेंडे को भी समझना जरूरी है। स्वामी प्रसाद मौर्य 2 तरीके से भाजपा और सपा दोनों को डेंट लगाएंगे। भाजपा की जो रीढ़ है, जिससे विधानसभा चुनाव में ये हमेशा 2 बार से सत्ता में आ चुके हैं, वो है दलित और अति पिछड़े। स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा के उसी वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं, दलितों को और पिछड़ों को, अति पिछड़ों को उनकी बात कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि भाई भाजपा सरकार में प्रदेश अव्यवस्था का शिकार है, महंगाई है, बेरोजगारी है, तमाम चीजें जो विपक्षी पार्टियां सरकार के खिलाफ बोलती हैं। दूसरी बात, स्वामी प्रसाद मौर्य उसी पिच पर खेल रहे हैं जिस पिच पर सपा खेल रही है, यानी पीडीए पे, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। तो अगर स्वामी प्रसाद मौर्य का लोक मोर्चा भाषणबाजी से अलग रहा, केवल भाषणबाजी पर डिपेंड नहीं रहा, तो ये आने वाले दिनों में भाजपा के लिए भी और सपा के लिए भी और पंचायत चुनाव में इसका असर भी दिख जाएगा कि लोक मोर्चा का असर कितना रहा है। अगर ये थोड़ा सा भी सफल होते हैं तो भाजपा और सपा दोनों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो। आपको ये पंचायत चुनाव जिस तरीके से राजनीति इर्द गिर्द घूम रहे, इसके क्या लगता है कि ये पंचायत चुनाव किस हद तक 2027 विधानसभा चुनाव को प्रभावित करेगा? देखिए अमित जी, यूपी की राजनीति परिदृश्य को अगर देखें तो विधानसभा चुनाव में 403 सीटें, इसमें 269 269
ये ग्रामीण क्षेत्रों से आती है और ये 403 का 2/3 है। तो स्वाभाविक है कि अगर इस चुनाव में पंचायत चुनाव में जो भी अपनी पकड़ मजबूत करता है वो कहीं न कहीं जनता के मूड को जनता का मूड पता चलता है उससे कि वो विधानसभा चुनाव में क्या रिजल्ट दे सकती है। हर राजनीतिक दल के लिए ये स्थिति होती है। अब आप इसमें और अगर थोड़ा सा देखिए तो कम से कम 57,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान हैं, पंचायत सदस्य हैं, उसके अलावा 826 या 27 ब्लॉक प्रमुख हैं, 75 जिला पंचायत अध्यक्ष और 3200 के आसपास आपके जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत। तो ऐसी स्थिति में हर दल की ये स्थिति होती है कि हम अपने ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत कर लें और ग्रामीण क्षेत्र को मजबूत अगर जिसने भी कर लिया वो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव में उसको फायदा मिलेगा। 100%। आप देखिए लोकसभा चुनाव में जो हुआ, लोकसभा चुनाव में अधिकांश ग्रामीण सीटें सपा के खाते में गई। हाँ, गठबंधन, सपा गठबंधन के खाते में गई। अब यही वजह है कि सपा हो, भाजपा हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, ये जो 4 बड़ी पार्टियां हैं वो गांव में अपने को झोंके पड़ी हुई। सपा लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में कैंपेनिंग कर रही है। भाजपा अपने हिसाब से कैंपेनिंग कर रही है, इसी तरह बसपा कर रही है और कांग्रेस कर रही है। हालांकि कांग्रेस अभी ग्रामीण क्षेत्र में उतनी मजबूत नहीं है जितनी सपा है और लेकिन हम जब देखते हैं रिजल्ट को, जिला पंचायतों के रिजल्ट को, विशेषकर जिला पंचायत अध्यक्ष के रिजल्ट को देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि अधिकांश जिला पंचायत के चुनाव सरकार जिसकी होती है उसकी तरफ जाते हैं, प्रशासन का चुनाव माना जाता है इसका। हालांकि पिछली बार जब 2021 में चुनाव हुए थे तो सपा और भाजपा से ज्यादा 944 निर्दलियों ने जीते थे चुनाव और भाजपा ने उन्हीं निर्दलियों को लेकर के 67 जिला पंचायत अध्यक्ष बना लिए। वही स्थिति ब्लॉक प्रमुखों को लेकर के। तो यहाँ जो चुनाव हुए केवल जिला पंचायत में सपा को 5 मिले, बाकी अन्य 3 ले गए। तो हम ये समझ सकते हैं कि भले ही ये प्रशासन का चुनाव हो, लेकिन जब ग्रामीण जनता अपनी वोटिंग करती है तो वो एक संदेश हर राजनीतिक दल को दे देती है। 100%। वो ये बता देती है कि आपका जनाधार यहाँ कैसा है, आपके एजेंडे यहाँ चल रहे हैं या नहीं चलेंगे। तो एक तरीके से इसे हम सेमीफाइनल मान लें या नेट प्रैक्टिस मान लें। हकीकत यही है कि हर दल जो आज चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव या पंचायत चुनाव अकेले लड़ना चाहते हैं, उसके पीछे यही है कि वो जानना चाहते हैं चुनाव रिजल्ट को देख करके कि उनकी हैसियत ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है। उस आधार पर वो अपनी भविष्य की या विधानसभा की रणनीति बनाते या बदलते हैं और उसमें उनको सफलता या असफलता जो भी होती विधानसभा चुनाव में उसका पता चलता है। तो कुल मिला जुला करके अगर आप देखिए तो ये विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल भले न हो, लेकिन एक संदेश, एक नेट प्रैक्टिस जरूर होती है जो संदेश दे देती है कि
किंग होगा या किंग मेकर कोई दूसरा बनेगा। यही लबोलुआब स्थिति पंचायत चुनाव की रहने वाली। यानी कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश का पंचायत चुनाव भले ही 2027 विधानसभा चुनाव का परिणाम ना तय करता हो, लेकिन जनता के मिजाज को जरूर भांपने वाला होता है।